इसी तरह से खाना, खाता है, खाना का क्या हो जाएगा, खाता है, खाएगा या खाता था। इस तरह से आपको क्रिया कहाँ पे मिलेगी, वाक्य के लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए एक एक वाक्यों को। मैं आपको केवल 2 मिनट दे रहा हूं, आपको ध्यान से देखकर अपने कॉपी पेन पर लिखना चाहो वहां पर, या अपने माइंड में लिखना चाहो तो वहां पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि इन वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, और विशेषण कौन सा है, और क्रिया कौन सी है। ओके, बिल्कुल सावधानी पूर्वक ध्यान से सोचना है, समझना है, और फिर डिसाइड करना है कि कौन सा क्या है। ओके, देखिए आप। पता लगाया होगा कि संज्ञा शब्द कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, और क्रिया कौन सी है। तो आइए देखते हैं पहले वाक्य में हमारे कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, और कौन सा क्रिया है। एक चीज मैंने आपको विशेषण के साथ में बताई थी, जिस संज्ञा या सर्वनाम के आगे विशेषण लगता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो शब्द बताता है, तो उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हम विशेष्य भी कहते हैं। उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हम विशेष्य भी कहते हैं। तो विशेष्य भी आप इसमें लिख सकते हो, या अलग से हम कॉलम बना लेंगे विशेष्य का। यहाँ हम विशेष्य का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, हम एक एक करके एक एक वाक्यों को देख रहे हैं। पहला वाक्य, मेरा पेन मोहन के पास है। अब देखिए मेरा पेन, पहला वर्ड है इसमें मेरा। मेरा वैसे तो सर्वनाम होता है, वैसे तो सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के आगे लगा है, अर्थात विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो यह मेरा शब्द है सार्वनामिक विशेषण। तो किसमें आएगा ये, विशेषण में, और इसे हम बोल सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद पेन, पेन यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और यह इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेष्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मोहन, आप सभी जानते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद ये के हमारा कारक चिन्ह है, पास अव्यय शब्द है जो हम बाद में कभी वीडियो में पढ़ेंगे, और है इसमें क्रिया है। क्रिया वैसे दो प्रकार की होती है, एक मुख्य क्रिया और एक सामान्य क्रिया, या जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, होने में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, जाता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है आ रहा है, और जाता क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर है ही है, मेन वर्ब नहीं है, तो यह ही मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई। तो ये वाक्य आपने देखा, ये शब्द है अव्यय, जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। पास का पास ही रहता है, ये नहीं कि इसका पासो बना दे, पासे बना दे, यानी इन पर बहुवचन का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लिंग का भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे सीता के पास या राम के पास, दोनों में ही पास आ रहा है। आगे देखिए आप, मैंने कल जंगल में नील गाय देखी। मैंने, अब यहाँ पर मैंने शब्द आपने डिसाइड कर लिया होगा, यह किसके अंतर्गत आएगा, सर्वनाम के अंतर्गत। तो यह मैंने शब्द आएगा सर्वनाम के अंतर्गत, मैंने शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कल वही शब्द है, अव्यय बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। आगे देखिए आप, जंगल में, जंगल शब्द आपका संज्ञा शब्द है, जंगल शब्द संज्ञा शब्द है। अब आप बताइए इसमें कौन सा प्रकार है संज्ञा का, व्यक्तिवाचक
जातिवाचक या भाववाचक। तो ये आएगा आपके जातिवाचक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक, क्योंकि ये किसी प्रॉपर यानी फिक्स किसी एक जंगल के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये सभी जंगलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए आप, नील गाय। नील गाय एक ही बर्ड है, आप जानते हैं नील गाय गाय एक का एक प्रकार है जो कि जंगल में पाई जाती है। तो नील गाय भी किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। जंगल और नील गाय दोनों ही इसी के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए, इसके बाद लास्ट में मैंने बताया आपको वर्ब होती है, तो ये आ जाएंगे हमारे वर्ब। देखिए, ओके, तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस हमने देखा। आशा करता हूँ लगभग सभी ने जो सोचा था या जो लिखा था वो सही होगा। आगे देखिए, हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। अब देखिए, हमारी और वाणी, वाणी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। हमारी शब्द वैसे तो होता है सर्वनाम, लेकिन यह वाणी के पहले यानी संज्ञा के पहले आया है, इसलिए क्या होगा आपका? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। विशेषण के प्रकार में कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण तो है ही। सार्वनामिक विशेषण, वाणी शब्द संज्ञा के अंतर्गत है, लेकिन यह विशेषता बता रहा है, तो यह है विशेष्य। ये किसमें आएगा? विशेष्य में, वाणी। आगे है आपका, संज्ञा में भी कह सकते हो आप इसको, और विशेष्य भी हम इसे कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं हम, ठीक है बेटा। आगे देखिए आप, मिठास। मिठास पहले सोचना कि यह किस शब्द से बना है, तो यह मीठा शब्द से बना है, मीठा पानी। तो अब हमें समझ में आ गया मीठा क्या है। मीठा तो है आपका विशेषण, और मीठा से बना है मिठास, जो कि है भाववाचक संज्ञा। क्या चीज है? भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई आपकी। होनी चाहिए, ये आपकी वर्ब हो गई, ये लास्ट में आ जाएगी, होनी चाहिए। ये हमारी क्रिया होगी, क्रिया लास्ट में है, देखिए आप सभी वाक्यों में। आगे देखिए हमारा फोर्थ सेंटेंस, हमें खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें शब्द बिना किसी उसके आ रहा है, यानी ये हमारा सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। हमें, हमें शब्द है हमारा सर्वनाम। आगे खाना, भोजन, जो है हमारी संज्ञा, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, खाने से पहले। अब देखिए, खाना, खाना ये वैसे वर्ब है, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंफिनिटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? इंफिनिटिव फॉर्म। तो ये हिंदी में भी हमारे देखा जाए तो वर्ब बोल सकते हैं इसे। पहले शब्द हमारे अव्यय के अंतर्गत आएगा। साबुन शब्द जातिवाचक संज्ञा है, साबुन शब्द भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। से कारक चिन्ह है आपका। हाथ भी हमारा क्या है? किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत भी आएगा, और वही जातिवाचक संज्ञा है। धोना चाहिए, ये हमारी क्रिया आ जाएगी, धोने चाहिए। धोने चाहिए। इस तरह से इसमें भी हमने देखा लास्ट में हमारी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया आई है। तो आगे चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे, फिफ्थ, हमें मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ये देखिए, अभी हमारे कोरोना टाइम चल रहा है, सभी इससे डर रहे हैं, सब लोग इससे दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भागता हुआ आ रहा है लोगों के पास। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जब भी बाजार में निकलना है, क्या लगाकर निकलना है? मास्क लगाकर, ताकि कोरोना से हम बचकर ही रहें।
ये ना सोचे कि हमारे जिले में या हमारे आसपास अभी तक नहीं आया है, यह सोचकर हमें इससे असावधानी नहीं बरतनी है, हमें जो भी सावधानी हो सकती है वो बरतनी चाहिए। तो इसे भी देखते हैं। हमें शब्द है क्या, सर्वनाम। मास्क संज्ञा शब्द है। मास्क शब्द है संज्ञा शब्द। इसके बाद लगाकर क्रिया से बना है, खाकर पीकर सोकर, इसे पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ओके। ही, इसे निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निपात। ही भी तक, ये निपात होते हैं। ये आगे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। लगाकर मैंने बताया आपको पूर्वकालिक क्रिया, ऐसी क्रिया जो पहले ही समाप्त हो चुकी है, पूर्वकालिक क्रिया। घर जातिवाचक संज्ञा, से कारक चिन्ह है आपका, बाहर अव्यय शब्द है। इसके बाद निकलना चाहिए, ये आपकी वर्ब है, निकलना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको केवल 5 सेंटेंस के माध्यम से या 5 वाक्यों के माध्यम से बताया कि किस तरह से आपके प्रश्न आते हैं, आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, प्रयुक्त वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है, प्रयुक्त वाक्य में या उपरोक्त वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, उपरोक्त वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है, उपरोक्त वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि इसमें संज्ञा कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, क्रिया कौन सी है, विशेष्य कौन सा है। और अगर उसके अंतर्गत वो आपसे क्या पूछे, उसका प्रभाव यानी उसका भी भेद, जिस संज्ञा के भेद में कौन सा भेद है, तो आप आराम से उसको डिसाइड करना बाद में। पहले तो पता लगाइए आप संज्ञा कौन सी है, फिर संज्ञा के बाद पता लगाइए उसका भाग कौन सा है, आराम से हो जाएगा इजीली। पहले आप ये नहीं कि उसके भेद में जाए, भेद में नहीं जाना है, पहले नॉर्मली हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इसके बारे में पता लगाना है इसमें कौन सा है, फिर उसके बाद भेद के बारे में पता लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज 5 वाक्यों के माध्यम से जाना कि किस तरह से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें पता लगाना पड़ता है कि इसमें क्रिया शब्द कौन सा है या सर्वनाम कौन सा है या विशेषण कौन सा है। आगे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ग्रामर की पिछली कक्षाओं की या अपने नई क्लास की या आज की क्लास की जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उन बुक्स में देखना है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये जो टॉपिक्स हैं उनको आपको देखना है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनको आपको ध्यान से देखकर उनको सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको मार्क करना है ताकि आप कभी भी जब भी मुझसे पूछना चाहे आप पूछ सकें। तो आपको ध्यान रखना है, सभी प्रश्नों को हल करना है। परिभाषाएं मेन रूप से जिस शब्द को हम पढ़ रहे हैं उसकी याद होनी चाहिए, उसके प्रभावों की जो उसके भाग होते हैं, जो उसके प्रकार होते हैं, उसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। इसलिए सबसे मेन चीज है इनकी परिभाषा याद होना, उनके भागों की परिभाषा हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक पढ़ा समझा। आगे देखिए, आपको मैं क्रिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिया, इसे अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया सामान्य रूप से वाक्य के अंत में पाई जाती है, ठीक है। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो क्रिया 2 प्रकार की है, सहायक क्रिया और सहायक क्रिया।
और एक होती है मुख्य क्रिया। अब आप देखिए सहायक क्रिया इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और इसे बोलते हैं मेन वर्ब। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। इंग्लिश में तो आराम से पहचान सकते हैं हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जैसे हमारे सामने रहती इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और हैज, हैव, ठीक है। इसके बाद भी और भी है डू, डज, डिड, और लास्ट में फ्यूचर टेंस की आती है हमारे विल या शैल। तो इस तरह से ये हमारी इंग्लिश की क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इन्हें। ये मेन वर्ब के पहले लगती है और हेल्प यानी सहायता करती है, उनकी सहायक क्रिया इसलिए कहलाती है उनके पहले लगती है, उनकी सहायता करती है। मुख्य क्रिया हमारे जाना, पढ़ना, खेलना, सोना, उठना, बैठना, ठीक है। इस तरह से खूब सारी है और ज्यादातर आपको जब बोलोगे तो लास्ट में जिन शब्दों के अंत में ना आता है, अधिकतर बता रहा हूं मैं, जिन शब्दों के अंत में ना आता है वो सभी मुख्य क्रिया होती है। और इंग्लिश में भी आप चाहो तो वर्ड का हिंदी मीनिंग करके देख लीजिए आप, तो आराम से आपको पता लग जाएगा इसमें मुख्य क्रिया कौन सी। अब देखिए जैसे कोई वाक्य हमने लिखा, राम खाना खाता है। अब हमें पता है लास्ट में आती है क्रिया, लास्ट में आती है क्रिया, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। क्रिया लास्ट में आती है, खाता है इसमें क्रिया है, तो ये खाता को हम बोलते हैं खाना और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ईट। ये तो हो गई आपकी मेन वर्ब, क्या हो गई ये मेन वर्ब। और जो ये है शब्द है ये क्या कर रहा है, इसकी सहायता कर रहा है, ये है आपकी सहायक क्रिया, ये है आपकी सहायक क्रिया हिंदी में। हाँ कई सेंटेंस इंग्लिश में बिना सहायक क्रिया के ही बनते हैं, ठीक है, जैसे ये भी बनेगा राम ईट्स फूड, क्या बनेगा इसका राम ईट्स फूड। तो कई सेंटेंस है जो इंग्लिश में बिना सहायक क्रिया के बनते हैं, लेकिन हिंदी में तो सहायक क्रिया है, ठीक है। खाता मेन वर्ब है और है कौन सी है सहायक क्रिया। ओके, तो इस तरह से दो प्रकार की क्रियाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी खूब सारी क्रियाएं होती है, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक तो होती है पूर्वकालिक क्रिया, देखो इसमें पता लग रहा है पूर्वकालिक यानी पूर्व के समय की, यानी पहले के समय की। जैसे हम लिखते हैं वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। अब देखिए यहाँ पे खाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब पता कैसे लगाओगे, पता कुछ नहीं करना हमें, जहां पर कर लग जाता है या के, या तो के लगेगा या कर लगेगा। अगर क्रिया में कर या के लग जाता है और जो पूरी हो चुकी है पहले के समय में, जैसे सोया तो बाद में है ना, पहले क्या क्रिया हुई है, उसने क्या खाया है खाना, खाना खाया, वो पहले खा चुका है पूरा कंप्लीट, उसके बाद सोया है, यानी पहले जो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। और इन पूर्वकालिक क्रियाओं के अंत में क्या लगता है कर या के, जैसे वह होमवर्क या गृह कार्य पूरा करके सो गया, ऐसे ही पूरा करके सो गया या करके
सो गया, एक ही चीज है। तो आपको केवल दो ही चीज याद रखनी, कर या के जिन शब्दों के अंत में लगा हुआ है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है और यह पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होने के बाद ही ये क्रिया होती है। ये पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद में वह सोया है, यह बाद में क्रिया हुई है और ये पहले पूर्ण हो चुकी है, तो इसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगली है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे किसी से कोई काम करवाया जाता है, जैसे किसी से कोई काम करवाया जाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत मानते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। अब देखो खुद कार्य नहीं किया है, किसी दूसरे के द्वारा करवाया है। खुद ने कार्य अध्यापक जी ने थोड़ी किया, नहीं किया। किससे? छात्रा से। किससे पढ़वाया पाठ? छात्रा से। तो अध्यापक ने खुद जो कार्य नहीं किया, क्या किया उन्होंने? छात्रा से पाठ पढ़वाया है, यानी दूसरों को प्रेरणा दी है करने के लिए। तो यहाँ पर यह क्रिया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बेटा। तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में पढ़वाया, नहलाया या नहलवाया, ठीक है, सुनवाया, इस तरह से लास्ट में इस तरह के शब्द आएंगे और आपको इसी से डिसाइड हो जाएगा कि यह कौन सी क्रिया है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें ज्यादा गहराई से अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी कक्षाएं अभी छोटी है। इनके बारे में आप डीपली अध्ययन करना चाहो तो 11वीं 12वीं या जब भी आप हिंदी सब्जेक्ट लेंगे तो उसके बारे में डीपली अध्ययन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ये तो हो गई आपकी रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया जो हमने पढ़ी थी, वो तो थी आपकी रचना या प्रयोग के आधार पर। एक होती है आपकी कर्म के आधार पर। ठीक है। एक होती है आपकी काल के आधार पर। रचना और प्रयोग के आधार पर आपने पढ़ी ली अभी। ध्यान से देखिए, क्रिया को 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं, रचना या प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर और काल के आधार पर। काल यानी होता है समय। ये इजी है, इसको पहले ले लीजिए आप। काल के आधार पर क्रिया के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला है वर्तमान कालिक, क्रिया। दूसरा है आपका भूतकालिक क्रिया, और तीसरा लास्ट है आपका भविष्यकालिक क्रिया। आप जब इसको भी गहराई से पढ़ेंगे तो इनके भी उपभेद होते हैं, लेकिन हमें केवल अभी नॉर्मली पढ़ना है। तो वर्तमान कालिक क्रिया ऐसी क्रिया जो वर्तमान काल में होती है और ज्यादातर इनके अंत में आता है आपके है। क्या आता है बेटा? है। और भूतकालिक क्रिया इसके अंत में आपके आता है था, थे, थी, था, थे, थी, या था थे थी नहीं मिलेगा तो गया, गई, गए या खाया, इस तरह से आपके या ये शब्द आते हैं। भविष्यकालिक क्रिया बहुत इजी है। इनके क्रिया के अंत में, इन क्रियाओं के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ रहता है। जैसे
वह खाना खाएगा, वह अब पढ़ेगा, या वह कल जयपुर जाएगा। तो अंत में क्या आ रहा है, गा गा गा। ठीक है, सीता कल फुटबॉल खेलेगी या क्रिकेट मैच खेलेगा। इस तरह से अंत में आपको गागेगी मिल जाता है, तो आप समझ जाओ ये भविष्यकालिक क्रिया है, यानी भविष्य काल का वाक्य है, भविष्य में करेगा। जो भी चीज भविष्य में की जाएगी वो भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और भूतकालिक क्रिया जो हम पूरी कर चुके हैं भूतकाल में, यानी पहले। जैसे वह कल जयपुर गया था, तो था आ गया। ठीक है, उसने गाना गाया था या उसने गाना गाया, गाया आ गया तो भी समझ जाओ ये भूतकालिक है। और उसने गाना गाया था आ गया तो भी समझ जाओ भूतकालिक है। और वर्तमान काल में आपको आराम से समझ में आ जाएगा, हे अंत में आता है। जैसे वह गाना गाता है, वह फुटबॉल खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह विद्यालय जाता है, वह पढ़ता है, किसी भी तरह से अंत में क्या आता है, हे आता है। ठीक है, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकालीन क्रियाओं में आपको अंतर पता लग गया होगा। इसको आप आराम से डिसाइड कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी काल के आधार पर। अब इसके बाद देखिए आप कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर अधिकतर बच्चों ने पढ़ भी चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज उनके लिए नई है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, रचना प्रयोग के आधार पर मैंने आपको चार बता दी थी, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसके अलावा भी नाम धातु क्रिया ऐसे होती है, लेकिन मैंने आपको मूल रूप से बताई है, ज्यादा गहराई में नहीं बताई। सकर्मक क्रिया देखिए, ऐसी क्रिया जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होती है। ऐसी क्रिया जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। स यानी साथ और कर्म यानी कर्म। ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ वाक्य में प्रयुक्त होती है, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए अभी केवल ये जानना काफी है कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। और जो थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चे हैं, हमारे 8th 9th 10th के बच्चे, उनको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया किन वाक्यों में है, अकर्मक क्रिया किन वाक्यों में। इसे हम डीपली आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, या मौका मिला तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के क्रिया, बिना कर्म के। इसके एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, ओनली एक एक। जैसे रोहन कहानी सुन रहा है, और यहाँ पे आएगा जैसे चिड़िया उड़ रही है। अब देखिए रोहन क्या सुन रहा है, यहाँ पे हमने क्या प्रश्न पूछा, जवाब आया हमारा कहानी। तो ये हो गया हमारा कर्म, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। ठीक है, रोहन कहानी सुन रहा है, यहाँ पर क्या प्रश्न पूछने पर क्या सुन रहा है, तो उत्तर आया कहानी। तो ये हमारा कर्म है, इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, यानी ये क्रिया है सकर्मक। कौन सी क्रिया है, सकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, कोई जवाब नहीं आया। हाँ, कौन उड़ रही है, चिड़िया, इसका उत्तर आ रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कर्ता। क्या है हमारा, सब्जेक्ट कर्ता, कर्म नहीं है। अतः यह कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, और जो भी हमने पढ़ा है इसको आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर पर इसे बार बार रिवाइज करना है जब भी आपको समय मिले। वैसे आपके पास समय ही समय है, आप तो स्कूल भी नहीं जाना है, केवल घर पर ही रहना है, बाजार भी नहीं जाना है।
तो केवल आपको जब भी टाइम मिले थोड़ा टाइम निकाले, पढ़े, जो भी चीज हमने पढ़ी है इसको नोट्स के रूप में तैयार करते रहे। जब भी मौका मिलेगा आपकी कॉपियां जांची जाएगी, चेक की जाएगी कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा।